हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर फुल आंसर की। चलिए अभी शुरू करते हैं। खंड ए। पहला प्रश्न हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय। तीसरा, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान किस देश में है। अमेरिका। चौथा, निम्न में से किसे एक नए युग का प्रतीक कहा गया। कपास। पांचवा, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत। छठा, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। श्रीलंका। एक विचारधारा जो अधिकारों व अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानती है। उत्तर, नारीवादी। आठवां, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है। नेपाल। नवा, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। 10वां, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 11वां, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। एल्यूमीनियम प्रगलन। 12वां, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया। दूसरा, सुंदर लेखन की कला कैलीग्राफी कहलाती है। तीसरा, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी कि 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ भी श्रीलंका। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। चौथा, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। छठा, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पास हुआ भाई। 1-2 पंक्तियों वाले उत्तर आगे भाई। पहला, 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। तो इसका उत्तर है भी संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, जिसके कारण ब्रिटेन की अमेरिका से कपास की आपूर्ति और निर्यात बंद हो गया तथा भारत से शुरू हो गया। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका गठन 1944 में वाशिंगटन के डीसी में किया गया और इसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है भी। यह विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। तीसरा, जोहानेस गुटेन्सबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था भाई। उसने आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। दीनदयाल पत्तन कौन से राज्य में है। यह गुजरात के कच्छ जिले में है। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल पत्तन कहा जाता है। पांचवा, जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए। तो गहन जीविका कृषि श्रम गहन खेती कहलाती है भाई। इसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रसायनों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाता है तथा निवेशों में सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। छठा, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रारूप को कैसे परिवर्तित कर दिया। क्योंकि सिंचाई में हाल के विकास के कारण जलवायु में आंशिक परिवर्तन हुए तथा मृदा के अवशोषण द्वारा अंतर मौसमी स्थायित्व से खरीफ, रबी और जायद की फसलों की कुल पैदावार बढ़ाई जा सकी है। सिंचाई से ज़्यादा पानी की जरूरत वाली फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। सातवां, समरूप समाज किस देशों में पाया जाता है। इसके कोई 2 नाम लिखिए। यह जर्मनी तथा स्वीडन में पाया जाता है। जिन समाजों में सांस्कृतिक या नैतिक तौर पर ज़्यादा भिन्नताएं नहीं पाई जाती, सांस्कृतिक तौर पर समानता वाले समाज समरूप समाज कहलाते हैं। आठवां, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है। तो यह जाति पर आधारित होता है भाई। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का सबसे बड़ा कारण होती हैं। नौवां, बोलिविया के जलयुद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया। इसका नेतृत्व फेडिकोर नामक संगठन ने किया।
इस संगठन के सदस्य इंजीनियर तथा पर्यावरणविद थे। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जिस क्षेत्र से सीधे उत्पादन प्राप्त होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना ही प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। 11वां, ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण लिखिए। उन्हें रोजगार गारंटी देकर अथवा एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उचित मजदूरी पर निर्धारित करके, जैसे कि नरेगा, रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा सरकार द्वारा वित्तीय तथा रोजगार परक प्रोत्साहन दिया जाए। 12वां, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं 2 लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला लक्ष्य होगा उसका अधिक दिनों का काम है, बेहतर मजदूरी, तथा दूसरा उसके स्वयं के द्वारा जोतने के लिए भूमि का अधिग्रहण। तीसरा, आत्मनिर्भरता। ये 50 शब्द सीमा वाले, यानी कि 5-5, 6-6 लाइनें भाई। चौथा, वियना संधि की कोई 2 विशेषताएं। तो वियना संधि 1815 में हुई भी। इसने सभी बदलावों को खत्म कर दिया जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। भविष्य में फ्रांस की सीमाओं के विस्तार को रोक दिया। नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्र की बहाली कर दी गई और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम हो गई। 5वां, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई? श्रम की बहुतायत से मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ती है भाई, उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, सस्ते श्रम मूल्य पर उनको कार्य करना पड़ता है। कर्तन दहन कृषि क्या है? इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। भारत की आदिवासी जनजातियों द्वारा यह कृषि की जाती है। इसमें किसान जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को साफ करके उन पर कृषि करते हैं और अपने परिवार पोषण के लिए खाद्यान्न आदि पैदा करते हैं। परंतु जब यह जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो उस जमीन को छोड़कर दूसरी जगह पे वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसको कर्तन दहन कृषि कहते हैं, क्योंकि उसमें जंगल आदि को जलाकर उसको साफ करके, इसलिए इसको कर्तन दहन कहा जाता है भाई। वन्य जीवों की सुभेद्य जातियों पर टिप्पणी लिखिए। वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां बदली नहीं जाती हैं तो ये जातियां ये घटती रहेंगी और संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। तो उन्हें सुभेद्य जातियां कहा जाता है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी या एशियाई टाइगर आदि। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। स्पष्ट कीजिए। हाँ, यह कथन सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा सिर्फ 3% है तथा जल संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने से जल संकट की विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी और यह विषय में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन जरूरी है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता के कारण लिखिए। तो सड़कों के लिए ना रेलवे की अपेक्षा भी पूंजी निवेश की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। दूसरा, सड़क परिवहन सुविधाजनक तथा 24 घंटे उपलब्ध होता है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ होता है। तीसरा, सड़क का निर्माण ऊंचे स्थान तथा कहीं पर भी किया जा सकता है और रेलवे के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, भी थोड़ा महंगा पड़ता है। रखरखाव भी सड़क परिवहन की अपेक्षा ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए सड़क परिवहन की महत्वता बढ़ रही है। राजनीतिक दल के कोई 2 कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ये जनता में राजनीतिक जागरूकता लाते हैं भाई, सत्तारूढ़ दल की अनुचित गतिविधियों का विरोध करते हैं तथा उनको निरंकुश शासन करने से रोकते हैं। 11वां, आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन मानते हैं, क्यों? संक्षेप में लिखिए। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के मताधिकार द्वारा चुनी जाती है तथा एक निश्चित अवधि यानी कि 5 वर्ष के लिए सरकार का गठन होता है और यह एक स्थायी कार्यकाल है तथा यह सरकार न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार अगर सही तरीके से शासन नहीं करती है तो अगले चुनाव में या 5 वर्ष के बाद जनता द्वारा सत्ता परिवर्तन कर दिया जाता है। तो यह राजतंत्र की अपेक्षा अधिक वैध है।
लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करने के लिए इसमें जोड़ने के लिए कोई दो बिंदु लिखिए। तो संप्रभुता, संघवाद, बहुमत शासन, सहमति शासन, कल्याण उन्मुख सरकार, समझौता आधारित सरकार या बहुदलीय सरकार आदि अनेक बिंदु हैं भाई, कोई दो लिखने थे। नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय संसाधनों को परिभाषित कीजिए। ये गलती से छूट गया भाई। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को में विभेद कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य ऐसी गतिविधियों या उपक्रमों से जिसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे कि भारतीय रेलवे हो गई। और निजी क्षेत्र से तात्पर्य जिन पर निजी लोगों का स्वामित्व होता है और संचालन भी निजी क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, जैसे कि रिलायंस ग्रुप। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो बैंक ब्याज की उच्च दर पर ऋण उपलब्ध कराता है भाई। बैंक जमा रकम का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है तथा जमा राशि के बड़े भाग को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है। जमा राशि द्वारा ऋण देकर लोगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के किन्हीं दो कारकों का वर्णन कीजिए। तो पहला, वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित आलेख लेखन व प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। 1960 के दशक में विश्वव्यापक प्रसार तथा संपूर्ण देश में इसका प्रचार प्रसार हुआ भाई, जिससे क्या है, उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हुआ। 100 शब्द यानी कि कम से कम 10-10, 12-12 लाइनों वाले उत्तर है भाई ये। पहला, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इटली का एकीकरण सन 1815 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के अंत के साथ तथा वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ। यह राजनीतिक व सामाजिक अभियान था तथा इसने इटालवी प्रायद्वीप के सभी राज्यों को संगठित करके इटली राष्ट्र का गठन किया। यह अभियान राजा वितोरियो इमानुएल की सेनाओं के द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चलता रहा। यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे? तो पहला भी, देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाएंगे। दूसरा, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाएंगे तथा संसाधनों का गुणात्मक मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना तथा एक नियोजित ढांचा तैयार करना। इन प्रकार के सोपानों का प्रयोग करेंगे। भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक स्तर पर ऊंचा उठाने के लिए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें प्रतिनिधित्व देना बहुत जरूरी है। इससे क्या भी, महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा, उनकी परिस्थिति उच्च होगी। थोड़ा बड़ा लिखना था भाई। आगे, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक होता है। इस कथन के पक्ष में अपने 3 तर्क दीजिए। क्योंकि विदेशी व्यापार देश व काल की सीमाओं के बंधन से मुक्त होता है भाई। देशों में आपसी साझा व्यापार होने से मिश्रित तथा आश्रित अर्थव्यवस्था का उदय होता है। विदेशी वस्तुएं स्थानीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होती हैं। मुक्त व्यापार से विभिन्न देशों के बाजारों में आपसी सामंजस्य व बाजार एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तथा उनमें आपसी एकता का सूत्रपात होता है। आगे अभी निबंधात्मक प्रश्न यानी कि 250 शब्द यानी कि कम से कम 1.5 या 2 पेज में उत्तर देना था भाई। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो 11 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक 11 मांगों से संयुक्त एक पत्र लिखा भाई। इसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार द्वारा मांगें नहीं मानी गई तो 11 मार्च के बाद वे सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। इनमें महत्वपूर्ण मांग थी कि नमक पर टैक्स को खत्म किया जाए और उसके बाद मांगे न मानने पर उन्होंने दांडी मार्च इसे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 78 विश्वस्त कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान किया। 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा 24 दिनों में तय की और वहां जाकर समुद्र के खारे पानी को उबालकर नमक बनाया और नमक कानून भंग किया। यह आंदोलन सारे देश में व्यापक तौर पर फैल गया था भाई। थोड़ा बड़ा लिखना था। और इसके अथवा में राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। कथन में अपने तर्क दीजिए।
22वां, संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को सोदाहरण समझाइए। तो संघवाद क्या है भाई, कई अनेक राज्यों से या कई प्रांतों से मिलकर जो एक देश बनता है तो उसको संघ राज्य या संघवाद कहा जाता है भाई। जैसे भारतीय देश क्या है, एक संघ है, गणराज्य बोलते हैं इसको। तो भारतीय संघ कई राज्यों का संघ है, इसमें न्यायपालिका सर्वोच्च है तथा त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है भाई। और इसके अथवा में भारत में संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इनमें शक्ति वितरण की सूचियों की विवेचना कीजिए। ये दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं भाई। तो स्तर कौन से हैं भाई, पहला भारत में त्रिस्तरीय सरकार पाई जाती है। पहली तो केंद्र सरकार होगी दिल्ली वाली, दूसरी प्रांतीय सरकारें, उसके बाद जिला स्तर की या ग्राम पंचायतें होगी भाई। दूसरा, इनमें शक्तियों का परस्पर विभाजन रहता है। तीसरा, अवशिष्ट विलय पाया जाता है। और इनमें क्या है भाई, संघ सूची होती है, समवर्ती सूची। शक्ति विभाजन में संघ सूची, समवर्ती सूची तथा राज्य सूची होती है भाई। चौथा, इसमें संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है तथा न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में अंकित कीजिए भाई। तो ये लोहस्क खाने जहाँ से लोहा निकाला जाता है, इनको मानचित्र में अंकित करना है। तो कुद्रेमुख कर्नाटक के चिकमंगलुरु में पाया जाता है भाई, वहाँ अंकित करना था। रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। चित्रदुर्ग भी कर्नाटका में है। गोवा एक तटीय राज्य है भाई, अलग राज्य है। और इसके अथवा में भी क्या है भाई, लोहस्क खानों को मानचित्र में अंकित कीजिए। बल्लारी कर्नाटका में है। चिकमंगलुरु भी कर्नाटका के पश्चिम में है। बेलाडिला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है भाई। मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है। तो उसको मानचित्र में अंकित करना था। तो गाइस ये हो गया आपका पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें भाई। धन्यवाद।